मॉम, अब मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। सुनिधि धम से आकर सोफे पर बैठ गई। बरखा राय की लैपटॉप पर तेजी से चलती उंगलियां थर्राकर रुक गईं। उसने लैपटॉप बंद किया और आकर सुनिधि की बगल में बैठ गई। क्या हुआ मेरा बच्चा? उसने उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। सुनिधि ने अपना सिर उसकी गोद में रख दिया। मॉम, विपुल को मुझ में या अपने मॉम डैड में से किसी एक को चुनना होगा। ऐसा क्यों? बरखा सोच में डूब गई। उसके हाथ सुनिधि के बालों में चलने लगे। मैं अपनी आज़ादी उनके हाथों में नहीं दे सकती। मैं मॉडर्न विचारों वाली कैसे उन दकियानूसी लोगों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी चला सकती हूँ? क्या किया उन लोगों ने, क्या नहीं किया मम्मा? ये बोलो। जब देखो मम्मी जी मुझ पर हुक्म चलाती रहती हैं। वो मुझे अपने हिसाब से चलाना चाहती हैं। जब भी हम किसी फंक्शन में जाते हैं तो पहले से ऑर्डर दे देगी कि ये पहनो वो पहनो। खाने पीने पर नज़र रखती हैं। कभी दोस्तों के साथ आउटिंग पर जाओ तो जल्दी घर ना आने पर गुस्सा हो जाती हैं। और विपुल, विपुल क्या कहेंगे? वो तो अपनी मम्मी के आज्ञाकारी बेटे हैं, मुझे ही समझाने लगते हैं। तो मैं किसी चीज़ की कमी है वहाँ पर? ये कैसा सवाल है? तो फिर विपुल प्यार नहीं करता? पता नहीं, सुनिधि ने कंधे उचकाकर मुंह बनाते हुए कहा। बस जब भी मैं मम्मी की शिकायत करती हूँ तो उन्हें कुछ कहने की बजाय मुझे समझाने लगते हैं। माय डियर, विपुल को तो तुमने पसंद किया था ना? बरखा ने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। मम्मा, मुझे फ्रीडम चाहिए जो यहाँ थी। मैं राय मेंशन मिस करती हूँ। प्यार व्यार कुछ नहीं होता, सब 4 दिन के चोंचले हैं। मैं बंधन महसूस करने लगी हूँ। बरखा सोच में डूब गई। सुनिधि उसकी इकलौती बेटी है। विपुल अच्छा लड़का है, अपने माता पिता का इकलौता बेटा है। उसके माता पिता बहुत ही अच्छे हैं। भले ही हमारी तरह बिजनेस फैमिली से ताल्लुक़ ना रखता हो, पर बहुत ही सुलझा हुआ रिश्तों को ईमानदारी से निभाने वाला लड़का है। वह मल्टीनेशनल कंपनी में चीफ एग्जीक्यूटिव है। अच्छा कमाता है, पर रिश्ते जब दोनों तरफ से निभाए जाते हैं तभी ज़िंदगी भर चलते हैं। सुनिधि अत्यंत लाड़ के कारण नकचड़ी और तुनक मिजाज है। जब उसने विपुल से मिलवाया था तो उसे सुनिधि के लिए वो बिल्कुल परफेक्ट लगा था। उससे बात करने पर उसे अरिंदम याद आ गए थे। बिल्कुल वही लहजा, वैसा ही मोहक व्यक्तित्व, शांत और सागर की गहराई, दमदार आवाज़। अगर सुनिधि परी जैसी खूबसूरत थी तो विपुल किसी राजकुमार से कम नहीं था। उसे लगा था कि परी कथा हमेशा खुशनुमा होती है, दोनों खुशहाल जीवन बिताएंगे। पर उसके सामने आज अपना अतीत आकर खड़ा हो गया था, जिससे वह हमेशा मुँह छिपाती आई है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। सोचते हुए बरखा की आंखें भीग गईं। आंखों से कुछ बूंदें निकलकर सुनिधि के गाल पर गिर पड़ीं। सुनिधि चौंक कर उठ गई। मॉम, आर यू ओके? व्हाट हैपेंड? उसने अपनी उंगलियों से उनके आंसू पोंछ दिए। आज यहीं रुकोगी? बरखा का स्वर डूब रहा था। लाओ अपना फ़ोन दो। क्यों? मुझे तुम्हारे इन लॉज से बात करनी है। चलो अपने फ़ोन से अपनी सासू माँ का नंबर मिलाओ। पर आप उनसे क्या बात करेंगी? मैं बाद में बात करूँगी। क्या तुम घर पर बताकर आई हो कि यहाँ आ रही हो? नहीं। अभी बात करो उनसे। फ़ोन मिलाकर सुनिधि के हाथ में पकड़ा दिया। सुनिधि झुंझला उठी, पर बरखा ने इशारा किया कि फ़ोन स्पीकर पर रखो। हेलो मम्मी। मम्मी, मैं मॉम के पास आई हूँ, सोचा कि आपको बता देती हूँ। सुनिधि, तुम्हें निकले हुए बहुत देर हो गई थी बेटा, मुझे बहुत चिंता हो रही थी। तुम बताकर नहीं गई थी, फिर फ़ोन भी नहीं उठाया। तुम ठीक हो? जी मॉम, आपसे बात करना चाहती हैं। नमस्कार, कैसी हैं आप? बरखा ने अपने स्वर को यथासंभव नम्रता प्रकट की। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? सुनिधि की सास रमा ने जवाब दिया। बहुत दिनों से मिलना नहीं हो पाया। हाँ, मैं भी सोच रही थी, बरखा ने जवाब दिया। आज विपुल के पापा के साथ यहाँ डिनर पर आ जाइए, अगर आपको असुविधा ना हो। विपुल से सुनिधि बात कर लेगी। अरे, असुविधा तो आपको होगी, आप बहुत बिजी रहती हैं, इतना बड़ा बिजनेस संभालती हैं। हम तो रिटायर्ड लोग हैं, खामखा आपको तकलीफ़ होगी। समधियों के लिए नहीं तो किसके लिए टाइम होगा मेरे पास? बरखा ने मधुरता से कहा। यह सुनकर रमा खिलखिला दी। ठीक है, फिर शाम को मिलते हैं। सुनिधि को मैं यहीं रोक रही हूँ, आपकी बहू से आपकी पसंद नापसंद जान लूँगी। सुनिधि भुआं चढ़ाकर बैठ गई। आप उन लोगों को इतना सर पर क्यों चढ़ा रही हैं? ऐसा नहीं कहते हैं मेरी जान,
उसने सुनिधि को कसकर अपनी बाहों में बांध लिया। अच्छा, आपकी आंखों में आंसू क्यों आए? मेरी वजह से एक सच्चाई सुनोगी? 22 साल पुरानी। इन आंसुओं को देखो, कमबख्त हर वक्त बहने को तैयार बैठे हैं। उसकी आंखें फिर भर आईं। ये बात मेरी और तुम्हारे पापा की है। एक सेकेंड मॉम, मुझे उनके बारे में कोई बात नहीं करनी। 22 साल पहले जब उन्होंने आपको धक्के मारकर घर से निकाल दिया था, मैं तो उस समय बहुत छोटी थी, केवल 4 साल की। उन्होंने तो मुझे पर भी रहम नहीं किया। मुझे उनके बारे में कुछ भी याद नहीं है। वो बहुत लालची किस्म के इंसान थे, आपको बहुत मारते पीटते थे। उन्होंने कभी मेरे बारे में जानने की कोशिश नहीं की। मुझे नानी माँ ने सब कुछ बताया है, इसलिए मैंने कभी भी आपसे उनके बारे में ना कुछ पूछा, ना मुझे कुछ जानना है। वो मेरे लिए मर चुके हैं। उसका स्वर कठोर हो चुका था। खबरदार जो ऐसा कहा, बरखा गुस्से से चिल्ला उठी। सुनिधि हैरत से बरखा को देखने लगी। इतने में बरखा की माँ सुचित्रा ने रूम में एंटर किया। वो शॉपिंग करके लौट आई थी। आते ही सुनिधि का माथा चूम लिया। हे ईश्वर, बरखा तुम मेरी बच्ची को डांट रही हो, क्या हुआ? उसका तना हुआ चेहरा देखकर उन्होंने अनुमान लगा लिया कि कुछ तो असहज है। वो बेचारी पहले ही अपनी सास के तानों से दुखी है और तुम उसे यहाँ भी डांटती रहती हो। हाँ, आज मैंने विपुल की फैमिली को डिनर पर बुलाया है, तो आप याद रखिएगा कि उनके साथ गलत व्यवहार मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। और अगर आपको उनका आना पसंद नहीं है तो ड्राइवर आपको मौसी के घर छोड़ आएगा। बरखा का स्वर दृढ़ था। जाइए, आप चेंज करके आराम कीजिए। मुझे सुनिधि से अकेले में कुछ बात करनी है। ऐसी क्या बात है जिसमें मैं शामिल नहीं हो सकती? कुछ बातें सिर्फ हम दोनों माँ और बेटी को करनी हैं। आप जाइए, बरखा ने जैसे आदेश दिया। सुनिधि ने कभी भी पहले अपनी माँ को नानी के साथ ऐसे बात करते हुए नहीं सुना था। सुचित्रा तेजी से अपने रूम में चली गई। बरखा ने अपने बेडरूम का डोर लॉक कर दिया। बैठो, सुनिधि को कहकर बरखा हारे हुए जुआरी की तरह बेड पर बैठ गई। सुनिधि काउच पर बैठी हुई थी। तुम्हारे पापा के बारे में बहुत पहले तुम्हें बताना चाहती थी। हर बार सोचा, पर डर गई ये सोचकर कि तुम सच जानकर अगर मुझसे नफरत करोगी तो मैं जी नहीं पाऊंगी। उसने एक बार फिर अपने आंसू पोंछ डाले। तुम अपने पापा के बारे में कितना जानती हो? सिर्फ नाम, अरिंदम। जानती हो कौन अरिंदम? विख्यात समाज सेवी द अरिंदम मजूमदार। सुनिधि चौंक कर बरखा की तरफ देखने लगी। हाँ, वही हैं तुम्हारे पापा। तुम्हारी नानी ने उनकी तमाम निशानियां ख़त्म कर दी तुम्हारे अलावा। उनकी आवाज़ में दर्द था। सुनिधि की आंखों के सामने अपने कॉलेज के फाइनल ईयर का फेस्ट आ गया। अरिंदम मजूमदार उसमें चीफ गेस्ट बनकर आए थे। उसे टॉपर सील उन्हीं के हाथों से मिली थी। जब उसने मॉम को बताया था तो उसे समझ नहीं आया था कि वो अपसेट क्यों हो गई थी। हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा था। कितनी खुशी हुई थी उसे उनसे मिलकर। जब उसने घर आकर जब डिनर पर डिस्कस किया था तो नानी ने डांट कर चुप करा दिया था। उनका व्यक्तित्व तो जैसे उसकी आंखों में बस गया था। कितने हैंडसम, गेहुआ रंग, अप्रॉक्स 6'4" हाइट, तीखे नैन नक्श, आवाज़ की गंभीरता, उनकी मुस्कुराहट, चमकती आंखें, कानों के पास बालों में हल्की सफ़ेदी आ चुकी थी। सब कुछ मन मोह लेने वाला था। उनका बात करने का अंदाज तो गजब था। जब उन्होंने माइक पकड़ा और कहा कि बच्चों, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, आज आप सब अपनी खुशी सेलिब्रेट करें। सचमुच 3 मिनट से भी कम समय में अपनी बातें बड़ी सावधानी से कह गए थे। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा था। उस समय उसे समझ नहीं आया था कि उन्होंने प्राइज़ देते वक्त क्यों उसे इतने ध्यान से देखा था। शायद इसलिए कि उसकी सूरत हूबहू अपनी मॉम से मिलती है। उसकी सोच को बरखा ने तोड़ दिया। काश आज तुम्हारे नानू जिंदा होते तो तुम जान पाती कि वो तुम्हारे पापा से कितना प्यार करते थे। तुम्हारे पापा को मेरे लिए तुम्हारे नानू ने पसंद किया था। तुम्हारे दादाजी सुकांत मजूमदार तुम्हारे नानू के जिगरी दोस्त थे। बस फ़र्क इतना था कि शादी में मेरी और तुम्हारी नानी की मर्जी शामिल नहीं थी। तुम्हारी नानी खुद बहुत बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। अपनी इकलौती बेटी की शादी अपने किसी एम्प्लॉयज़ के बेटे से करना उन्हें गंवारा नहीं था। तुम्हारे दादू हमारी कंपनी में मैनेजर हुआ करते थे। तुम्हारे नानू ही उन्हें अपनी कंपनी में लाए थे। मैं शादी करना तो चाहती थी, पर अपनी मर्जी से।
तो क्या आप किसी और को पसंद करती थी? नहीं, तब तक किसी को पसंद तो नहीं किया था। अरिंदम तब आउट ऑफ इंडिया थे, विदेश सेवा में। अपने पापा के आग्रह पर मुझे देखने आए। मुझसे सिर्फ एक सवाल किया कि अगर आप मुझे पसंद करेंगी तभी ये रिश्ता हो पाएगा। कोई जल्दी नहीं है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। पापा ने अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए मुझे शादी के लिए मना लिया। शादी बड़े ही शानदार तरीके से हुई। तुम्हारी नानी ने मजबूरी में सारी रस्में निभाईं। वो अरिंदम को पसंद नहीं करती थी, पर उनके माता पिता के लिए तो उनके मन में हद नफरत थी। उनका कहना था कि अरिंदम के पापा ने अपनी दोस्ती का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर यह रिश्ता करवाया। पर मैं अरिंदम के साथ बेहद खुश थी। जान से भी ज़्यादा प्यार करते थे वो मुझे। तुम्हारे नानू मेरी शादी के 1 साल बाद ही कार्डियल अरेस्ट से गुजर गए। उसके बाद तो जैसे ज़िंदगी बदल गई। मैंने तुम्हारी नानी के कहने पर अपने सास ससुर में ढेरों नुक्स निकालने शुरू कर दिए। मैं अपनी सास के लिए बहुत भला बुरा कहती। मेरे ससुर मेरी जाति देखते हुए भी चुप रहते। मेरी सास मुझे अक्सर कहती कि बहू, तुम हमारे साथ नहीं रहना चाहती तो अरू को साथ चली जाओ। इन सब बातों का उस पर बुरा असर हो रहा है, तो मैं इसे उनकी नौटंकी कहती। अरिंदम मुझे समझाने की बहुत कोशिश करते, पर मुझे उनकी बातें जहर लगती। फिर तुम्हारा जन्म हुआ। तुम अपनी दादी दादा का सबसे प्यारा खिलौना और अपने पापा की जान बन गई। वो लोग तुम्हें हर समय अपने हाथों में रखते, पर तुम्हारी नानी का मानना था कि वो लोग तुम्हें मुझसे दूर करना चाहते हैं। धीरे धीरे मुझे वही सब सच लगने लगा जो तुम्हारी नानी कहती थी। मैंने तुम्हारे पापा पर दबाव बनाना शुरू किया कि हम अलग रहेंगे, पर तुम्हारे पापा तुम्हारे दादू की गिरती सेहत और दादी के अकेलेपन की वजह से ऐसा नहीं कर सके, क्योंकि वो जितने अच्छे पति थे उतने ही अच्छे बेटे थे। हमारे बीच दूरियां बढ़ने लगीं। मैं आखिरकार तुम्हारी नानी की बेटी थी। मैंने तुम्हें मोहरे की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तुम्हें लेकर यहाँ आ गई और आखिरी फरमान सुना दिया कि हम दोनों और उन दोनों में से किसी एक की चॉइस करो। वो मुझे मनाने की नाकाम कोशिश करते रहे, पर बात यही नहीं थमी। तुम्हारी नानी के कहने पर मैंने हैरेसमेंट का केस डाल दिया। इसने तुम्हारे पापा की रेपुटेशन को बहुत नुकसान पहुंचाया। थक हार कर बात डिवोर्स पर ख़त्म हुई। तुम्हारे पापा तुम्हें अपने साथ रखना चाहते थे, पर मेरी सहमति से। जब मैं राजी नहीं हुई तो उन्होंने तुम पर अपना हक ये कहते हुए छोड़ दिया कि मेरा जो तमाशा बनना था बन चुका, अब और नहीं, मैं अपनी मासूम बच्ची की ज़िंदगी तबाह नहीं कर सकता। बस एक ही ख्वाहिश है, इसे कभी उन रास्तों में गुजरना ना पड़े जिन पर हम चल रहे हैं। और वो तुम्हारे दादा दादी को लेकर देश छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। यह कहकर बरखा फूट फूट कर रो पड़ी। सुनिधि अवाक थी। सच इतना घटिया था उसकी कल्पना से परे। बरखा ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में एक तूफान उमड़ रहा था। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा, पर उसने जोर से झटक दिया। इसलिए मैं तुम्हें कभी नहीं बताना चाहती थी। बरखा सिसक उठी। नहीं, कभी नहीं, वो सिहर उठी। अंतिम बार मैंने उनकी खामोशी में हमारे दम तोड़ते रिश्ते को देखा था। फिर दोबारा किस मुंह से उनके सामने जाती। कोई इल्ज़ाम नहीं, कोई सवाल नहीं, कुछ भी तो नहीं किया था उन्होंने। वो खामोशी से अपने दिल की कतरनें समेट कर चले गए थे। पर आज जब तुम्हें अपने नक्शे कदमों पर चलते देख रही हूँ तो चुप कैसे रह सकती हूँ। क्या आपने उनसे कभी मिलने की कोशिश नहीं की? सुनिधि जोर से रो पड़ी। आप कोई दूध पीती बच्ची थी जो नानी के बहकावे में आकर मेरे पापा को इतना हर्ट किया। इन सब के लिए नानी नहीं, आप जिम्मेदार हैं। क्या सोचा आपने मैं आपको माफ़ कर दूंगी? कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। वो बड़बड़ाने लगी। तो तुम क्या कर रही हो? बरखा ने सवाल किया। क्या मेरी वाली गलती अब तुम दोहराओगी? जानती हो विपुल के साथ तुम्हारे रिश्ते के लिए मैंने हाँ क्यों की थी? क्योंकि उसमें मुझे अरिंदम नज़र आए थे। वो तुम्हें कभी तकलीफ़ नहीं देगा। रिश्तों को संभालना सीखो मेरी गुड़िया। जो मैं नहीं कर सकी वो तुम करो। सुनिधि बरखा की तरफ पीठ फेर कर खड़ी हो गई। मम, मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ। ऐसा कहकर वह तेज़ी से बाहर चली गई। बरखा उसे जाते हुए देख रही थी। वो अपने रूम में गई और धड़ाक से दरवाज़ा बंद कर लिया। अपने रूम में उसने अपना मोबाइल उठाया और फ्लोर पर बैठ गई। उंगलियां मोबाइल स्क्रीन पर चलने लगीं। अरिंदम मजूमदार लिखते ही उनका विकिपीडिया खुल गया।
पूरा डिटेल देखने लगी। पापा गरीब, अनाथ और बेघर बच्चों के लिए काम करते हैं। चिल्ड्रन में वन डॉटर लिखा था। वो मोबाइल को सीने से लगाकर सिसकने लगी। आई हेट यू मॉम, आई हेट यू। ऐसे ही 2 घंटे बीत गए। अचानक उसे ख्याल आया कि आज तो उसके सास ससुर डिनर पर आ रहे हैं। वो जल्दी से उठ खड़ी हुई। रोते रोते उसका चेहरा लाल हो गया था, आंखें सूज गई थीं। फटाफट से मुंह ठंडे पानी से धोकर आइस पैक आंखों पर चढ़ाकर लेट गई। शाम के 5 बज चुके थे। 6:30 बजे तक विपुल उन्हें लेकर यहाँ आ जाएंगे। यह सोचते हुए उसने अपने सिर को झटक दिया। किचन के नाम से नाक मुँह सिकोड़ने वाली सुनिधि आज किचन में जाकर सेब को निर्देश देने लगी। बरखा चुपचाप उसे देख रही थी। नानी को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। दादा, आप कम मसाले वाली दाल, मिक्स सब्जी, रोटी और हल्का मीठा डालकर फ्रूट कस्टर्ड बनाएं। मखाना पनीर मैं बनाऊंगी। आप सामान तैयार कर दीजिए। मम्मी पापा रात को बहुत हल्का खाते हैं। विपुल के लिए मैं कीमे के कबाब ऑर्डर कर रही हूँ, उन्हें बहुत पसंद है। देवेन भैया उन लोगों को सबसे पहले इलायची वाली चाय और विपुल को कोल्ड कॉफ़ी सर्व कीजिएगा। डिनर 8:30 बजे सर्व करेंगे। डिनर की तैयारी करके उसने कपड़े चेंज कर लिए। लाइट ब्लू कलर का सूट पहना, कानों में मोती के टॉप्स पहन लिए। अपने चेहरे को मिरर से देखा कि कहीं चेहरे पर भारीपन तो नहीं दिख रहा है। फिर आश्वस्त होकर मैगजीन पढ़ने लगी। बरखा सांस नहीं जुटा पा रही थी कि वो सुनिधि से कैसे बात करे। उसके सास ससुर आ गए। बातचीत बड़े हल्के फुल्के माहौल में होने लगी। हंसी मजाक से वातावरण खुशगवार हो गया। डिनर में सुनिधि अपने सास ससुर को प्यार से खाना परोस कर खिला रही थी। मम्मी देखिए, मैंने ये सब्जी खास आपके लिए बनाई है, जैसा आपने सिखाया था। सुनिधि बेटा, तुमने तो मुझसे भी अच्छी बनाई है। क्यों विपुल? सास ने चखते ही बोला। उसकी सासू माँ उसकी मॉम से उसकी तारीफ़ों के पुल बांध रही थी। आपने तो सुनिधि का हाथ विपुल के हाथ में देकर हमारे घर को भर दिया है। मेरा बहुत मान रखती है बहन जी। हम बुजुर्ग लोग ढलती उम्र में प्यार के 2 बोल चाहते हैं, और कुछ नहीं। सुनिधि ने मुंह फेर कर आंखों की कोरों में आंसू पोंछ लिए। वो सोच रही थी कि जरा सी बेवकूफ़ी से इंसान अपने सब रिश्ते गंवा देता है। मैं अपनी मॉम के जैसे नहीं बनूंगी। अपने सब रिश्तों को समेट कर रखूंगी। 11 बजे के लगभग वो लोग निकलने लगे तो बरखा ने उनका धन्यवाद किया। सुनिधि बेटा, तुम रुकना चाहती हो तो रुक जाओ, तुम्हारी माँ को अच्छा लगेगा। उसकी सासू माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं मम्मी, मैं भी घर ही चलूँगी। चलिए सरकार, विपुल ने हंसते हुए कहा तो सब लोग हंस पड़े। ड्राइव करते हुए विपुल बहुत खुश था। घर पहुंचकर उसने जैसे ही अपने बेडरूम में एंटर किया, विपुल ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया और गुनगुनाने लगा। एहसान तेरा होगा मुझ पर, जो दिल चाहता है वो करने दो। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, पलकों की छाँव में रहने दो। सुनिधि ने मुस्कुराते हुए उसके सीने में सिर छिपा लिया। इससे पहले जनाब को मोहब्बत नहीं थी क्या? किसने कहा नहीं थी? हमेशा थी और हमेशा रहेगी। ऐसा कहकर उसने उसका माथा चूम लिया। तुम्हारे बिना जीना नहीं हो पाएगा। वो सोच रही थी कि क्या कभी वो अपनी ज़िंदगी में अपने पापा को वापस ला पाएगी? क्या उसके सभी रिश्ते की वापसी हो पाएगी? सुनिधि अपने घर वापस लौटकर बहुत खुश थी। अगले दिन उसने शॉपिंग का प्रोग्राम बना लिया। वो एक बहाना मात्र था अपनी सासू माँ को स्पेशल फील करवाने का। इससे पहले वो उनसे काम रखती थी। मम्मी आप भी चलें, उसने अपनी सास को कहा। अरे तुम चली जाओ, मेरे घुटनों में दर्द है। पर उसने जिद करके उन्हें मना लिया। दोनों मॉल गए, घूमे फिरे, उनकी पसंद का प्लेन डोसा विद नारियल चटनी खिलाया। उसने सासू माँ को जबरन जिद करके सूट सलवार दिलवाया। जब घर लौटे तो वो अपनी सासू माँ के चेहरे पर एक चमक देख रही थी। उसे लग रहा था कि रिश्ते निभाना इतना भी कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा प्यार चाहिए और कुछ नहीं। शाम को जब सासू माँ ससुर जी को सूट सलवार पहनकर दिखाने लगी तो वो मुस्कुराते हुए बोले, अरे बेटा, अब बुढ़ापे में इस बुढ़िया को क्या फैशन परेड में भेजोगी? पापा बूढ़े तो सभी रिश्तेदार हो जाएंगे मम्मी को देखकर। सब ठाके मारकर हंस पड़े। सुनिधि किसी से कुछ नहीं कह रही थी, पर विचारों का तूफान उसके भीतर उमड़ रहा था। अपनी मम से बातचीत तो उसने लगभग बंद कर दी थी। बरखा कभी फ़ोन करती तो वह बस शॉर्ट में जवाब देती। बरखा अपना दर्द किसे कहती, वह चुपचाप अकेले में रोकर अपना दिल हल्का कर लेती थी।
उसने बहुत जगह से अपने पापा के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी। एक दिन उसने बरखा को फ़ोन किया, मम मैं पापा से मिलने लखनऊ जा रही हूँ, वो यूएस से लौट आए हैं। बरखा चुपचाप थी। कुछ कहोगी नहीं? यहाँ आ सकती हो, कुछ देना है तुम्हें। जब वो आई तो बरखा ने उसे एक पैकेट पकड़ाया। यह स्वेटर तुम्हारी दादी ने बुना था तुम्हारे लिए, इसे ले जाओ। और कुछ? नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि और कुछ नहीं है मेरे पास, अब कुछ नहीं है। उसकी उदास आंखों में आंसू आ गए। उसने घर आकर पैकेट खोला। बहुत खूबसूरत हल्के पीले रंग का स्वेटर था। वो गालों से लगाकर उसकी खुशबू, उसकी छुअन महसूस करने लगी। अपने विचारों में डूबकर सोचने लगी कि काश वक्त फिर से पीछे चला जाता, वो इतनी छोटी हो जाती कि इस स्वेटर को पहन पाती। अगले दिन उसने डाइनिंग टेबल पर अपने सास ससुर से बात की। पापा जी, मैं अपने पापा से मिलने लखनऊ जाना चाहती हूँ। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि उसके मम्मी पापा की तलाक हो चुका है। मैं सोच रही हूँ कि पापा और दादी के पास एक हफ्ते के लिए चली जाऊँ। तो जाओ बेटा, कोई परेशानी नहीं है, मिल आओ, उसकी सासू माँ ने कहा। विपुल, बहू के साथ तुम भी जाओ। वो सुनिधि की तरफ देख रहा था। सुनिधि खामोश थी। एकांत पाते ही सुनिधि ने उससे कहा, विपुल, मैं पापा से मिलने अकेले जाना चाहती हूँ। कुछ वक्त पापा और दादी माँ के साथ अकेले गुजारना चाहती हूँ। आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? सब कुछ ठीक रहा तो वापस मैं आपको बुला लूँगी। ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं मम्मी पापा से कह दूँगा मुझे ऑफिस से परमिशन नहीं मिल रही है, एक अर्जेंट मीटिंग होनी है। थैंक यू सो मच मेरी बात समझने के लिए, सुनिधि मुस्कुराते हुए बोली। ऐसे ही खुश रहा करो माय लव, कल मॉर्निंग की फ़्लाइट बुक कर देता हूँ। अगले दिन वह लखनऊ पहुँच गई। रास्ते में सोच रही थी कि अगर पापा ने उससे बात नहीं की या दादी उसे भूल गई होंगी। टैक्सी करके पापा के घर पहुँच गई। बहुत खूबसूरत कोठी थी। आम का बहुत बड़ा बाग था। कोठी का नाम आश्रय था। मेन गेट पर पहुंचकर उसने दरवान को कहा कि मुझे अरिंदम मजूमदार से मिलना है। साहब घर पर किसी से नहीं मिलते, आप ऑफिस में जाकर मिलिए। वो उससे बहस कर ही रही थी। आप फ़ोन करके पूछिए कि क्या मैं उनसे घर पर मिल सकती हूँ। जब वो नहीं मानी तो उसने फ़ोन पर अंदर कुछ बात की। अंदर से एक वृद्ध महिला आई, बहुत खूबसूरत, खादी सिल्क की साड़ी पहने हुए। सुनहरे फ्रेम का चश्मा उनके गरिमामय व्यक्तित्व में चार चांद लगा रहा था। लगता है ये दादी माँ हैं। कौन है महेंद्र? ये मैडम घर पर साहब से मिलना चाहती हैं। जैसे ही उन्होंने उसे देखा वो अचंभित हो गईं। दादी माँ? सुनिधि की आंखों में आंसू भर आए। दादी को तो जैसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो तो बस हैरत से देख रही थी। बिट्टू अचानक से उनके मुंह से निकला। फिर तो आंखें जैसे बरस पड़ी। महेंद्र, सामान अंदर ले आओ। दरबान मुंह खोले उन दोनों को देख रहा था। मेरी बिट्टू, लाड से उन्होंने उसके हाथ पकड़कर उसका माथा चूम लिया। चल अंदर चल, बरसों बाद आज दादी और पापा की याद आ गई। पता है, मैंने अरू को कह रखा था कि अपनी बिट्टू को देखे बिना मैं ये दुनिया नहीं छोड़ूंगी। दादी माँ, आप 200 साल जियोगे। दोनों दादी पोती ने एक दूसरे के आंसू पोंछ दिए। उन्होंने फटाफट से फ़ोन उठाकर अरिंदम को फ़ोन मिला दिया। अरू, जल्दी से घर आकर देख तो उससे मिलने कौन आया है। माँ, ऐसा कौन है जिसने तुम्हारी आवाज़ में इतनी खुशी भर दी? जल्दी से आजा, बस सवाल मत कर। चलो मैं आता हूँ। बिट्टू मेरी बच्ची, दादी उसे बहुत ध्यान से देख देख कर इतरा रही थी। अच्छा बता, क्या खाएगी? कितनी दुबली हो गई है, इतना सब मुँह निकल आया है। दादी माँ, फिश करी बनाओ ना, सरसों की ग्रेवी वाली। हम कहती हैं कि तुम्हारी दादी माँ जैसी फिश करी पूरी दुनिया में कोई और नहीं बना सकता। दादी जैसे अपसेट हो गई। उन्होंने बात बदल दी। सुनिधि समझ रही थी कि दादी माँ को उनकी मॉम का जिक्र भी पसंद नहीं है। अरिंदम जैसे ही घर पहुँचे, दादी माँ ने सुनिधि को अपने पीछे छिपा लिया। ऐसा कौन है माँ जिसके लिए मुझे ऐसे ज़बरदस्ती बुला लिया? मैं नहीं बताऊंगी, तू खुद देख। अरिंदम की नज़र उस पर पड़ते ही वो चौंक गए। देख, हमारी बिट्टू कितनी बड़ी हो गई है। वो अवाक थे, कुछ समझ नहीं पा रहे थे। थोड़ी देर के लिए सब कुछ ब्लैंक हो गया था। वो झट से उनके गले लगकर जोर से रो पड़ी। पापा? उन्होंने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके सिर पर हाथ फेरने लगे। दोनों बाप बेटी जार जार रो रहे थे। पापा, आंसू मेरे लिए रहने दीजिए,
आप रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। पगली, उन्होंने उसका माथा चूम लिया। बरसों से जमा दुख है, इसे बह जाने दो। उसकी दादी उसकी पीठ को सहला रही थी। दादी ने उसके लिए फिश करी बनाई। खाने के लिए बैठे तो सुनिधि जैसे बच्ची बन गई। चलो अपने हाथ से खिलाओ। दादी माँ उसे खिलाते हुए अपने आंसू नहीं रोक पाई। बोलने लगी, तुम्हारे दादाजी कहते थे कि बिट्टू हर रोज़ सपने में आती है मेरे हाथ से खाना खाने। मुंह खोलकर कहती है, दादू देखो आज मैंने छिपकली खा ली, मेरे मुंह में छिपकली की पूँछ है, मैं आपको खिला दूंगी। खाना खाने के बाद वो ज़मीन पर पसर कर बैठ गई। अरिंदम सोफे पर बैठ गए थे। वो अपने मोबाइल पर फ़ोटो दिखाने लगी। पापा देखिए, मेरे स्कूल का फेस्ट, आपने मुझे ट्रॉफ़ी दी थी। ये आपका दामाद, ये मेरे सास ससुर हैं। मेरी फैमिली बहुत अच्छी है। मम्मी पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो बताते हुए पापा का चेहरा देख रही थी। उनकी आंखों में सुकून नज़र आ रहा था। दादी अपना चश्मा लगाकर फ़ोटो बड़ी करके देखने लगी। हमारा दामाद तुमसे ज़्यादा सुंदर है बिट्टू। हाँ, मम भी यही कहती हैं कि विपुल बिल्कुल तुम्हारे पापा जैसा है। उसे कभी दुख मत देना। उसके पापा ध्यान से सुन रहे थे, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। चलो आराम करते हैं बिट्टू। दादी उसे अपने रूम में लेकर चली गई। शाम को दादी जब पूजा करने गई तो सुनिधि पापा के पास बैठ गई। पापा, आपसे एक बात पूछूं? आप मम से बहुत नफरत करते हैं। कुछ देर चुप रहने के बाद अरिंदम गंभीर आवाज़ में बोले, नफ़रत और मोहब्बत सब कुछ वहीं छोड़ चुका हूँ बिट्टू, जहाँ कोर्ट के बाहर आखिरी मुलाकात हुई थी। तुम्हारे दादू तुम्हें देखने की इच्छा लिए इस दुनिया से रुखसत हो गए। मुझे और तुम्हारी दादी को तो उम्मीद ही नहीं थी कि हम तुमसे कभी मिल सकेंगे। मैं तुमसे मिलने की कोशिश करना चाहता था, पर लगता था कि पता नहीं तुम्हें हमारे बारे में क्या बताया गया हो। तुमने अगर मिलने से मना कर दिया तो, या फिर तुम्हारी नानी और माँ कुछ नया बखेड़ा खड़ा कर दें। पता है पापा, मैं मम वाली गलती अपनी लाइफ में करने वाली थी, पर ऐसा करने से मम ने ही मुझे रोका। उन्होंने मुझे सब कुछ बताया। मम को अपनी गलती का एहसास तो बहुत पहले हो चुका था, पर वो कहती हैं कि मुझे मेरे किए का भुगतान करना ही होगा। उसने पलट कर देखा तो उसकी दादी खड़ी थी। शायद वो सब कुछ सुन चुकी थी। पापा खामोश थे। पापा, सब कुछ खत्म हो जाता है, पर आप जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकते। मैं तो आपकी जिम्मेदारी हूँ ना, मुझसे तो मुंह नहीं मोड़ेंगे। ऐसा कहकर उसने उनके कंधे पर सिर रख दिया। दादी भी पास आकर बैठ गई थी। पापा उसके बालों पर हाथ फेरते हुए बोले, बुद्धू तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरा सब कुछ हो। पापा और दादी माँ, मैं आपको एक बात बताती हूँ जो मैंने अभी तक किसी से शेयर नहीं की, मतलब किसी से भी नहीं। आप नाना बनने वाले हैं पापा, और दादी आप तो और बड़ी हो जाओगी, पूरे ख़ानदान में सबसे बड़ी बुढ़िया। वो खिलखिला पड़ी। समझी मेरी बड़ी नानी? उसने उनके गाल खींच लिए। दोनों के चेहरे चमक उठे थे। दादी माँ और पापा, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, सिर्फ रिक्वेस्ट कर रही हूँ। किसी और के लिए ना सही, मेरे होने वाले बच्चे के लिए माफ़ कर दीजिए मम को। पापा, कभी कभी माफ़ी सबसे बड़ा मरहम होता है। इन घावों को अब ठीक होने दें। पापा ने कसकर उसके दोनों हाथ थाम लिए थे। उनकी मजबूत पकड़ से उसे अपने सभी रिश्तों की वापसी का एहसास हो रहा था।